रैग इज डेड। इस बात में कितनी सच्चाई है? आज बच्चे जब रैग सिस्टम को पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके बाद न्यूज आ जाती है भैया रैग डेड हो चुका है। पेज इंडेक्स नाम की एक चीज आ चुकी है जो कि जिसने कि आजकल के जो हमारे वेक्टर रैग हैं उसको पूरे तरीके से रिप्लेस कर दिया है, जिससे कि अब आपने जो अभी तक रैग पढ़ा हुआ है उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दोस्तों, आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये क्लासिकल सिस्टम डिजाइन की चीजें हैं जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा, और मैं अपने कुछ एजम्पशन ऐसे बनाऊंगा कि मैं पेज इंडेक्स को भी डेड कर सकता हूं। रैग आपका बिल्कुल भी डेड नहीं है। इंडस्ट्री में अभी भी आपका जो वेक्टर रैग है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और इवन कई केसेस ऐसे हैं वहां पे आपका ना तो वेक्टर रैग काम करता है, ना वहां पे पेज इंडेक्स काम करता है, वहां पे हमारा ग्राफ रैग काम करता है। तो ये सब कुछ है क्या, आज की वीडियो में जानते हैं, और फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल का प्रयोग करूंगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट को चमकाते हैं। दोस्तों, मान लो ये आपकी कोई पीडीएफ है। मैं कोडर आर्मी की ही पीडीएफ इसको बोल देता हूं, जहां पे की इंफॉर्मेशन है कोडर आर्मी के रिलेटेड कि कोडर आर्मी के अंदर कितने बच्चों ने एनरोल किया, कोडर आर्मी के फाइनेंशियल्स कितने हैं, कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाते हैं, सारी इस पीडीएफ के अंदर प्रेजेंट है, जो कि मेरे 200 पेजेस की है। अब आप बताइए, ये मेरा आज का कोई भी एलएलएम है, क्लाउड वगैरह, और अगर मैं इसको सवाल पूछता हूं कि आप मुझे बताओ कोडर आर्मी का रेवेन्यू कितना है, कोडर आर्मी रेवेन्यू, आपको क्या लगता है, क्या ये इसका आंसर दे पाएगा? आपको क्या लगता है? ये मॉडल नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि कोडर आर्मी का रेवेन्यू कितना है, क्योंकि ये जो डेटा है मैंने आज तक इसको पब्लिक ही नहीं किया है। ये सिर्फ मुझे पता है और मेरी कंपनी को पता है, बाहर इंटरनेट में किसी को नहीं पता। तो ये इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा, या फिर वो गैस वगैरह मारेगा हमारे सब्सक्राइबर वगैरह देख के। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे इससे आंसर चाहिए तो मैं काम कर सकता हूं कि मैंने एक सवाल के साथ अपनी पूरी पीडीएफ को भेज दिया, ये वाला, और ये पूरा क्वेश्चन मैंने एलएलएम को भेज दिया ऐसे करके। अब इसके पास कॉन्टेक्स्ट आ चुका है, ये इस पीडीएफ को रीड कर सकता है, देख सकता है कि भैया यहाँ पे इसमें रेवेन्यू की बात कहां पे हुई है, और उसके हिसाब से हमको आंसर दे सकता है कि भैया जो कोडर आर्मी का रेवेन्यू है वो कि 2 लाख रुपया है साल का। ओके, तो इस तरीके से सिंपल सा आंसर मुझे दे देगा। पर यहां पे अभी मेजर दिक्कत क्या है कि हम इसको पूरी पीडीएफ एज अ कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, और पीडीएफ के अंदर 200 पेजेस हैं। जितना ज्यादा आपके डॉक्यूमेंटेशन होगा उतने ज्यादा आपके टोकन खर्च होंगे और उतने ज्यादा आपको बिल आपका आएगा। तो मैं इसको पूरा पीडीएफ नहीं दूंगा। अब देखो, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। कोडर आर्मी कोर्सेज के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी, इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होगी कि भाई कोडर आर्मी में कितने स्टूडेंट हैं, कोडर आर्मी के फाइनेंस की इंफॉर्मेशन होगी, और ऐसे इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी। क्या हो कि मैं सिर्फ कोडर आर्मी के फाइनेंस वाले सेक्शन को यहां से सेलेक्ट करके ला पाऊं, पूरी पीडीएफ को ना लाते हुए सिर्फ कोडर आर्मी का जहां पे फाइनेंस की बातें हुई हैं उसको सेलेक्ट करके कोडर आर्मी के रेवेन्यू का सवाल इसको दूं, और उसके बाद ये मुझे मेरा आंसर लाके एक बढ़िया तरीके से दे दे। ये बढ़िया नहीं होगा? हाँ। अब सवाल है कि मैं उस पर्टिकुलर पोर्शन को किस तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास अगर ये पूरी पीडीएफ है तो मैं इसकी चंकिंग क्रिएट कर सकता हूं, मतलब मैं इसके पार्टीशन कर सकता हूं ऐसे करके, और हर एक चंक के अंदर 500 वर्ड होंगे कि पहले के 500 वर्ड मैंने सेलेक्ट कर लिए, उसका मैंने एक चंक बना दिया, अगले 500 वर्ड सेलेक्ट करे उसके भी चंक बना दिया, ऐसे करते करते मैंने पूरा काम करा। तो मान लो अगर मेरे पास 200 पेजेस हैं और हर एक पेज में 1000 वर्ड्स हैं, तो आपको पता है आपके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे? 2 लाख आपके वर्ड्स हो जाएंगे। आपका एक चंक का साइज वो है आपका 500 वर्ड, तो टोटल चंक कितने बनेंगे आपके? भैया वो टोटल बनेंगे मेरे 400 चंक। ये लीजिए। अब मैं यहां पे कर क्या सकता हूं, मैंने सबसे पहले इसकी चंकिंग करूंगा। तो हमारा वेक्टर में क्या काम होता है पहले मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हमारे पास पीडीएफ होगी, पीडीएफ का मैं चंक करता हूं, उसको पार्टीशन में बांटता हूं। उसके बाद इन चंकिंग की मैं वेक्टर एम्बेडिंग क्रिएट करता हूं, और इस वेक्टर एम्बेडिंग को लेके अपने वेक्टर डीबी के अंदर स्टोर करा देता हूं। अब ये वेक्टर एम्बेडिंग होती क्या है पहले इसको हम समझते हैं। देखो, जो हमारे वेक्टर डेटाबेस होते हैं ये हमारे सिमेंटिक मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो डाला है कि भैया वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स, उसका टाइटल ये रहा, और आप गए यूट्यूब में और आपने कुछ और सर्च कर दिया, आपने एक सर्च करा है कि मुझे वेब डेवलपमेंट पढ़ना है, तो क्या आपको मेरी वीडियो सजेस्ट होनी चाहिए? हम दोनों के दोनों सेम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, भले ही टाइटल अलग है, लेकिन जो उनका सिमेंटिक मीनिंग है दोनों का वो बिल्कुल क्या है, सेम टू सेम है। तो आपको मेरी वीडियो बिल्कुल सजेस्ट होगी। अगर मैंने कोई वीडियो बनाया इंट्रोडक्शन टू एरे और आपने यूट्यूब पे सर्च करा व्हाट इज एन एरे, तो क्या आपको मेरी वीडियो सजेस्ट होनी चाहिए? दोनों जगह एरे की बात हो रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में बात करें, तो बिल्कुल आपको मेरी वीडियो क्या होनी है, सजेस्ट होनी चाहिए। और ये काम मेरे लिए पॉसिबल कर सकता है वेक्टर एम्बेडिंग, जो कि दो सवालों को पकड़ता है और देखता है क्या ये दोनों के दोनों सेम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो चीजें आपको लाके दे देगा। तो वही मैंने यहां पे करा है कि इन सब की मैंने चंकिंग करी, और हर एक चंक के मैंने वेक्टर एम्बेडिंग क्रिएट कर दी। इसकी भी वेक्टर एम्बेडिंग कुछ नहीं है, कुछ नंबर्स हैं इनको रिप्रेजेंट करने की, और उसके बाद मैंने उनको जाके वेक्टर डेटाबेस के अंदर डाल दिया। अब यूजर फ्यूचर में अगर कोई सवाल पूछता है
कि भैया कोडर आर्मी के फाइनेंसेस मुझे लाके बताइए। तो सबसे पहले मैं इस क्वेरी को नंबर में कन्वर्ट करूंगा, जिसको मैं वेक्टर एम्बेडिंग कहता हूं। उसके बाद जाके मैं टॉप 5 डॉक्यूमेंट उठा के लेके आऊंगा अपने वेक्टर डीबी से, जो कि मेरे करंट सवाल से मिलते जुलते होंगे। और उसके बाद अपनी क्वेरी को प्लस अपने जो टॉप 5 डॉक्यूमेंट मैं लेके आया हूं वेक्टर डीबी से, उसको मैं एलएलएम को दे दूंगा। और उसके बाद एलएलएम मुझे फाइनली मेरा आंसर लाके दे देगा, जो भी मुझे डाउट था। तो इस तरीके से आपका करंट जो वेक्टर रहेगा वो काम करता है दोस्त, ये इस तरीके से। गोल क्लियर? तो मान लो अगर मैंने बोला कोडर आर्मी का रेवेन्यू मुझे बताइए, तो ये एक एक करके अगर यहां पे अगर आपके यहाँ पे 400 चंक प्रेजेंट है, तो देखिएगा कौन से चंक इससे रिलेटेड है और उनमें से 5 चंक को वो उठा के ले आएगा। जहां जहां पे कोडर आर्मी के रेवेन्यू की बात हो रही होगी, उन पोर्शन को उठा के ले आएगा, टॉप 5 पोर्शन। उन पोर्शन को उसने इसको दे दिया और उसके बाद एलएलएम मुझे बढ़िया तरीके से आंसर ला के दे दिया। तो इस तरीके से हमारा वेक्टर रैग काम करता है। अब ये फेल कहां पर होता है, पहले हम उसकी बात भी कर लेते हैं थोड़ा। देखो दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि यार मैंने कोडर आर्मी के रेवेन्यू के बारे में डिटेल में यहां पे दे रखा है कि भैया यहां पे एक बहुत डिटेल में मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ओके। और जो एक्चुअल नंबर है वो अगले वाले चंक के अंदर प्रेजेंट है, जहां पे रेवेन्यू के बारे में मैंने लिखते हुए मैंने सिंपल ही लिखा कि भैया कोडर आर्मी 2 लाख पर ईयर है। वो वाला टेक्स्ट वो अगले पोर्शन में आ चुका है। तो आपको क्या लगता है, जब मैं वेक्टर डीबी के अंदर इसको सर्च करूंगा तो क्या ये वाला सेक्शन सेलेक्ट होगा? ये वाला तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोडर आर्मी के रेवेन्यू या फिर वो भी सेलेक्ट हो जाएंगे जहां पे मैंने कोडर आर्मी के फाइनेंस की बात करी होंगी, ओके। लेकिन ये वाला चंक सेलेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे मैंने सिंपल कोई नंबर 2 लाख पर ईयर, 2 लाख पर ईयर तो कुछ भी हो सकता है। मे भी कहीं पे लिखा हो 5,000 स्टूडेंट, तो नंबर से उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा, वो उसका सिमेंटिक मीनिंग को पता ही नहीं कर पाएगा। यहाँ पे कोडर आर्मी फाइनेंस की बात हुई है, लेकिन जो एक्चुअल नंबर था वो अगले वाले चंक के अंदर चला गया, जिससे कि ये सिलेक्ट नहीं हो पाया और जिससे कि हमारा ये मॉडल एक गलत आंसर देगा हमको। तो यहाँ पे इसकी लिमिटेशन आती है। अब आप बताइए रियल वर्ल्ड में ऐसे केसेस आपके पास कितने आएंगे कि ये दोनों के दोनों अलग अलग पोर्शन में चले जाएंगे? तो रियल वर्ल्ड में हमें थोड़ा बहुत दिक्कत आती है इससे, बस उसी केस में कि अगर हमारा डेटा अलग अलग पार्टीशन में स्प्लिट हो गया तो, क्योंकि हमने यहाँ पे 500 वर्ड की चंकिंग करी है। अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, आप मुझे बताइए, आप इसको कैसे करेंगे? मान लो अगर मैं ऐसे ही, मान लो मेरे पास कोई डीएसए की पीडीएफ है, डीएसए की, जो सिर्फ मेरी कंपनी की है, और वहां पे मैंने बहुत सारी चंकिंग कर दी कि भैया यहाँ पे एरे के टॉपिक लिखे हैं, लिंक लिस्ट, ऐसे करके मैंने इसके पार्टीशन कर दिए। यहां पे भी सेम दिक्कत आ सकती है। मान लो मैंने पूछा व्हाट इज मर्ज सॉर्ट, तो मैं यहां से पहले उन क्वेश्चन को उठा के लेके आया कि मर्ज सॉर्ट का आंसर कहां पे लिखा है। तो भैया यहां पे मर्ज सॉर्ट के बारे में लिखा गया था, ओके, कि मर्ज सॉर्ट ये होता है, उसका थोड़ा कोड यहां और कुछ कोड आपके इस पोर्शन में आएगा, लेकिन ये वाला पोर्शन सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इस वाले पोर्शन में सिर्फ कोड प्रेजेंट है, वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ जिससे कि मैं पता कर पाऊं कि ये नीचे वाले चंक में मर्ज सॉर्ट के बारे में बात हो रही है। तो ये वाला चंक रह जाएगा और उसके बाद मुझे मेरा एलएलएम सही आंसर नहीं दे पाएगा। तो यार अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जो मेन दिक्कत है कि हम हार्ड कोड कर दे रहे हैं कि एक बार में 500 वर्ड की चंकिंग होगी। तो अगर हम इसको फ्लेक्सिबल बना दें तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और यही काम करता है हमारे लिए पेज इंडेक्स। पेज इंडेक्स क्या है, आप मुझे बताइए। अगर मैं आज आपको ये पीडीएफ लाके देता हूं और मैं अगर आपको बोलता हूं ये डीएसए की पीडीएफ है, ओके, मैं आपको बोलता हूं कि यार आपको ने इस पीडीएफ में बताना है कि मैं लिंक लिस्ट के अंदर चीजों को डिलीट कैसे मार सकता हूं, तो क्या आप इस पूरी पीडीएफ में ऐसे करके सर्च करोगे, एक एक करके ऐसे करके? नहीं भैया, मैं बेवकूफ थोड़ी हूं। मैं एक काम करूंगा, मैं कहां जाऊंगा, मैं जाऊंगा इसके इंडेक्सिंग पार्ट में। तो भैया ये इसका इंडेक्स वाला पार्ट है, तो मैं यहां पे जाके देखूंगा कि भैया यहां पे लिंक लिस्ट के बारे में बात हो रही है, आप डिलीशन की बात कर रहे हैं, तो अब मुझे पता है कि डिलीशन वाला मुझे 11th वाले पेज के अंदर मिलेगा, और उसके बाद मैं 11th वाले पेज में जाऊंगा और उसके डेटा को उठा के लेके आ जाऊंगा। और इसी तरीके से आपका पेज इंडेक्स भी काम करता है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन है, तो मैं पूरे डॉक्यूमेंटेशन को एक बार में फीड नहीं करूंगा एआई को, तो मैं क्या करूंगा, इसके इंडेक्सेस बना दूंगा, जिससे कि मुझे पता हो कि मेरा रेलेवेंट चंक्स कहां पे प्रेजेंट है, रेलेवेंट डेटा कहां पे प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये कुछ आपका ऐसा दिखेगा कि भैया ये डीएसए है, तो मैंने उसके ना इंडेक्सेस क्रिएट कर दिए इस तरीके से कि मेरा एलएलएम पहले इस इंडेक्सेस को क्रिएट करेगा। क्या करेगा? डीएसए। मैंने बोला भैया मैं सिंगल लिस्ट के अंदर चीजों को डाउन डिलीट कैसे मार सकूं, अगर मुझे ये करना है तो डीएसए पे दिखेगा, वो दिखेगा यहाँ पे एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और हीप की बात हो रही है। तो उसको पता है वो वाला क्वेश्चन उसे कहां मिलेगा कि मुझे लिंक लिस्ट से डिलीट मारना है, तो उसे पता चलेगा उसको इस पोर्शन में जाना है। तो अब वो ना तो इस पोर्शन में जाएगा ना इस पोर्शन में जाएगा। उसके बाद वो अंदर को आएगा, यहाँ पे लिखा होगा सिंगल लिंक लिस्ट, यहाँ पे डबल लिंक लिस्ट। तो मान लो वो आप बात कर रहे हो सिंगल लिंक लिस्ट में डिलीट करने की, तो अब वो इसके अंदर जाएगा और यहां से फिर वही चीजें स्टार्ट हो जाएंगी कि यहाँ पे एक पोर्शन होगा जहां पे पता होगा कि इंसर्शन कैसे करते हैं लिंक लिस्ट में, डिलीशन कैसे करते हैं, आपका सर्च कैसे करते हैं लिंक लिस्ट में, और उस पोर्शन को सेलेक्ट कर लेगा। अभी सिर्फ मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूं। एक बार मैंने इंडेक्स से वो डेटा को उठा लिया, उसके बाद मैं रियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाऊंगा,
उस पूरे पोर्शन को एक्चुअल में फैच करके लाऊंगा जहां पे कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी और उसको मैं अपने एलएलएम को प्रोवाइड करूंगा। अब सवाल ये है कि ये जो इंडेक्सेस हैं इसको क्रिएट करता कौन है? इसको जो क्रिएट करेगा इसको आपका एआई ही आपको आपका एलएलएम क्रिएट करता है। अब एलएलएम कैसे क्रिएट करेगा? देखो, इसकी पहली रिक्वायरमेंट है कि भैया जो आपका डेटा होना चाहिए वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होना चाहिए। मान लो अगर मुझे इस पूरी पीडीएफ का इंडेक्सेस बनाने होते, जैसा अभी मैंने इसको मैं इंडेक्स ही कह रहा हूं, ये ट्री टाइप का आपको दिख रहा होगा, ये इंडेक्सेस तो है कि ये डीएसए के अंदर ये पोर्शन, तो मैं एक पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर जा सकता हूं। तो ये क्या करेगा? सबसे पहले वो इस पीडीएफ के इंडेक्स वाले पोर्शन में आएगा। एआई सबसे पहले इसके इंडेक्स वाले पोर्शन में आएगा, डीएसए इंट्रोडक्शन, उसके अंदर ये हेडिंग प्रेजेंट है। आपका लिंक लिस्ट के अंदर ये हेडिंग प्रेजेंट है। और यहां पे सबसे बड़ी बढ़िया बात ये है कि यहां पे मैंने वो पोर्शन नहीं ले रखा कि भैया हर एक के अंदर 500 वर्ड होंगे, वो मैंने करा ही नहीं है। जहां पे पहले हमारी वही दिक्कत आ रही थी ना, हाँ, कि हमारा कुछ पोर्शन इसमें आ रहा था, कुछ इसमें आ रहा था, लेकिन यहां पे हमें पता होगा कि भैया डिलीशन, तो डिलीशन वाला कोड जो प्रेजेंट है वो 11th पेज में है, तो मैं 11th पेज पे जाऊंगा और 11th पेज के सारे डेटा को लेके आ जाऊंगा। अगर यहां पे लिखा होता है कि 11 से लेकर 12th पेज तक आपका इसका कोड लिखा हुआ है, तो मैं 11 से 12 के बीच में जितना भी आपका टेक्स्ट है मैं सबको सेलेक्ट करके लाता। तो ये इसकी खासियत है, किसकी? जब आप यहाँ पे पेज इंडेक्स का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे इसको क्रिएट कौन करता है? इसका आपका एआई आपको आपके लिए क्रिएट करता है। यहाँ पे वो टॉपिक का नाम लिख देता है और यहाँ पे इनके बारे में मेटा डेटा को भी डाल देता है कि और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जिससे कि वो रीजनिंग के द्वारा इसको सॉल्व कर पाए। कि यहाँ पे आपका एलएलएम होगा, आप सिर्फ उसको इंडेक्सिंग पार्ट देंगे। मान लो पहले आपने उसको डीएसए पार्ट दिया, उसने आपका क्वेश्चन देखा कि इसको करना है सिंगली लिंक्ड लिस्ट, तो वो इस क्वेश्चन को पढ़ेगा, देखेगा डीएसए, तो इनमें से वो किस किस पोर्शन में जा सकता है, उसने देखा यहाँ पे, तो अब वो बोलेगा इसके डेटा को लेके आओ। आप इसके डेटा को लेके यहाँ पे गए, उसने बोला सिंगली लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट के डेटा को उठा के ले आओ। फिर सिंगल लिंक लिस्ट में एक जगह में आपने लिखा हुआ था डिलीशन का, कि भैया डिलीशन वाला जो कोड है वो आपको इस पेज नंबर में मिलेगा, मान लो 11 से लेकर 12 तक। अब आप गए रियल डॉक्यूमेंटेशन में, वहां से आप उसको उठा के लेके आए, आपने एआई को फीड करा और एआई ने अब आपको पूरा आंसर दे दिया। यहां पे मैंने वो चीज नहीं करी कि भैया मेरे पास एक बार में 500 ही वर्ड आएंगे, नहीं, यहां पे हमने वो करा ही नहीं। हम एक्चुअल में पूरे डेटा को एक बार में उठा के ला रहे हैं और इंडेक्सिंग ने हमारे लिए काम को आसान कर दिया। अब आपको लग रहा होगा भैया पेज इंडेक्स तो बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है, लग रहा है हाँ भैया पेज इंडेक्स तो बहुत ही बेस्ट है, इसने तो अब हमारे पुराना वाला जो रैग सिस्टम है उसको पूरे तरीके से रिप्लेस कर दिया। नहीं दोस्त, अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जैसे मान लो यहां पे मैंने, ये हमारा स्टैक का प्लेटफॉर्म है, यहां पे इतने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए मैंने दे रखे हैं। अब इन क्वेश्चन को किस तरीके से स्टोर कराओगे? क्या आप इसको वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर कराओगे या आप इसको पेज इंडेक्स में स्टोर कराओगे? क्योंकि पेज इंडेक्स में ना तो आपको डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है, ना आपको एम्बेडिंग क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट है। हाँ, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ एलएलएम कॉल्स बहुत ज्यादा मानने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको एलएलएम कॉल बहुत ज्यादा मानने पड़ेंगे। पहले आपने डीएसए दिया, फिर उसने बोला इन पोर्शन को उठाकर, फिर आपने इन पोर्शन को दिया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलएलएम कॉल बढ़ जाते हैं, किसमें? पेज इंडेक्स में, लेकिन वेक्टर डीबी में नहीं बढ़ती है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर मैं यहाँ पे पेज इंडेक्स का प्रयोग करता हूं, पहले तो ये जो डेटा है, ये जितना भी डेटा है ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। अगर मैं आपको बोलूं कि भैया 3 सम है, आपको क्या पता है कि भैया वो जो 3 सम वाली प्रॉब्लम होगी वो कौन से पोर्शन में आएगी? क्या वो एरे का पार्ट है, क्या वो लिंक लिस्ट का पार्ट है, स्टैक का पार्ट है या हीप का पार्ट है? आप कैसे डिसाइड करेंगे? क्या एलएलएम उसको डिसाइड कर पाएगा? प्रॉब्लम का नाम आपने लिख रखा है, आप खुद बताओ। अगर मैं यहां पे लिख दूं ट्रैपिंग रेन वाटर, आप बताइए ये किसका पार्ट है? ये एरे का पार्ट है, कैसे वो डिसाइड करेगा? तो यहां पे इसको दिक्कत हो जाएगी सेलेक्ट करने में कि उसको एरे के पोर्शन के अंदर उसको फाइंड आउट करना है, लिंक लिस्ट के पोर्शन के अंदर फाइंड आउट करना है, स्टैक के अंदर का हीप, क्योंकि तो नॉर्मल सी प्रॉब्लम है। तो यहां पे हमारा जो ट्रेडिशनल रैग है वो यहां पे जीत जाएगा। मान लो मेरे सिस्टम के अंदर अगर 1000 क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चन और उनके आंसर प्रेजेंट है, तो मैं यहां पे सिंपल ये कर सकता हूं, इन 1000 क्वेश्चन के मैं चंक क्रिएट कर सकता हूं और यहां पे ये मेरा ट्रेडिशनल रैग जीत जाएगा। कौन? वेक्टर रैग। और यहां पे ये हार जाएगा। हाँ, ये भी इसको सॉल्व कर सकता है, बस यहां पे इसको क्या करना पड़ेगा? सारे इंडेक्सेस को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कौन से पोर्शन का पार्ट है। पेज इंडेक्स वहां पे जीतता है जहां पे आपको कंफर्म पता होगा कि ये टॉपिक आपको कहां कौन से सेक्शन में मिलेगा। क्या आप पता कर सकते हो कि ये सेक्शन, ये प्रॉब्लम कौन से सेक्शन में मिलेगा? नहीं पता कर सकते, तो ये बिल्कुल भी सही सिस्टम नहीं है। इसमें फिर आपको इस पूरे को आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा, जिससे कि आपका नंबर ऑफ एलएलएम कॉल बढ़ जाएंगे और ये सिस्टम बिल्कुल ऑप्टिमाइज नहीं है। लेकिन यहां पे अगर मैं 1000 क्वेश्चन के वेक्टर एम्बेडिंग क्रिएट कर दी, उनको स्टोर करा दिया, और अगर फ्यूचर में कोई मुझे सवाल पूछता है कि भैया आप मुझे बताइए, उसने अगर स्पेलिंग में गलत कर दी, टाइपिंग रेन वाटर भी कर दिया, तो वो फिर भी उसको ढूंढ के लेके आ पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर करा है। वेक्टर रैग जो ट्रेडिशनल रैग है वो ऐसी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाता है। जहां पे भी आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, जैसे ट्विटर के पोस्ट हैं, इतना सारा ट्विटर का पोस्ट है, ट्विटर में अगर आपको किसी पोस्ट को सर्च करना है, तो क्या आप वहां पे इसको प्रयोग करोगे?
जहां पे भी आपका अनस्ट्रक्चर्ड टाइप का डेटा होगा वहां पे आपका जो ट्रेडिशनल रैग सिस्टम है वो हमेशा जीतेगा। जहां पे आपके पास डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म में होगा वहां पे आपके लिए पेज इंडेक्स बहुत बेटर काम करता है, क्योंकि वहां पे आप एक गोल ले सकते हैं कि मुझे यहां से किधर को जाना है। ओके, आपको बताओगा आपको कौन कौन से पोर्शन के अंदर मूव ऑन करना है। अब ये दोनों ही सिस्टम कब हार जाएंगे? ये हारेंगे जब मैं रिलेशनशिप की बात यहां पे स्टार्ट कर देता हूं। रिलेशनशिप की बात करने का मतलब क्या है? अगर मान लो मेरे पास कोई पीडीएफ है, मानो इलॉन मस्क की बायोग्राफी वहां पे दे रखी है, जहां पे उन्होंने बात कर रही है कि इलॉन मस्क के कोई फ्रेंड है, फिर उनके फ्रेंड के बारे में भी किसी और पोर्शन में बात हो रही है, फिर उनके फ्रेंड के पोर्शन के बारे में भी कहीं और पे बातें हो रही है, और लास्ट में यूजर ने एक सवाल पूछा कि आप मुझे बताइए इलॉन मस्क का फ्रेंड कौन है? तो क्या ये दोनों सिस्टम उसका आंसर दे पाएंगे? ये आपके लिए होमवर्क है सोचना। और यहीं से इंट्रोडक्शन होता है हमारे ग्राफ रैग सिस्टम का। मैंने क्या कहा, हमारे पास एक पीडीएफ है जिसके अंदर इलॉन मस्क की सारी इंफॉर्मेशन दे रही है उनके बायोग्राफी में। कहीं पे इलॉन मस्क के बारे में बात हो रही है, किसी पोर्शन में इलॉन मस्क के फ्रेंड रोहन के बारे में बात हो रही है, फिर रोहन की डिटेल भी कहीं और पोर्शन में प्रेजेंट है, वहां पे रोहन के फ्रेंड सोहन की बात हो रही है, और किसी और पोर्शन में सोहन के फ्रेंड मनीष की बात हो रही है। और मैंने फाइनल सवाल क्या पूछा कि भैया इलॉन मस्क के फ्रेंड का फ्रेंड कौन है? तो ये दोनों ही सिस्टम उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, ये वहां पे लैग हो जाएंगे, ये वहां पे कोलैप्स हो जाएंगे, जहां पे आपका ग्राफ रैग का आपका इंट्रोडक्शन होता है। अगर आपको एक सिंपल माइंड मैप मॉडल बनाना है तो आपको सिंपल ये समझना कि मैं पेज इंडेक्स को वहां पे क्रिएट करूंगा जहां पे मैं इंडेक्सिंग को क्रिएट कर सकता हूं, और इंडेक्सिंग से मैं डिसाइड कर पाऊंगा अगर मेरे पास कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे किधर को मूव ऑन करना है। अगर क्वेश्चन देख के अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कौन से पोर्शन का पार्ट हो सकता है, तो वहां पे आप इसको प्रयोग मत करना। जैसे हमने अभी यहां पे देखा था कि मेरे पास अगर कोई सवाल पूछता है कि भैया अगर मुझे डिलीशन करना है लिंक लिस्ट में, तो मुझे पता है कि भैया मैं यहां पे इस लिंक लिस्ट वाले पोर्शन में जा सकता हूं, यहां पे मैंने करा, अब मैं डायरेक्टली उस पेज में कूद सकता हूं। लेकिन कई बार ऐसी प्रॉब्लम होगी, मान लो इसी के अंदर अगर मान लो एक ट्रैपिंग रेन वाटर प्रॉब्लम को अगर आपको सर्च करना हो तो आपको पता ही नहीं है कि वो लिंक लिस्ट का पार्ट है, वो प्रॉब्लम बाइनरी सर्च का पार्ट है, किसका है, तो उसमें आप क्या करोगे, आप सारे इंडेक्सेस को एक एक बार जाके देखोगे ऐसे करके। ओके, और फाइनली जब जाके आपको ट्रैपिंग रेन वाटर मिलेगी फिर तो आपको पूरा स्कैन करना पड़ेगा, फिर जाके आप उस प्रॉब्लम को फैच कर पाओगे। तो यहां पे अनस्ट्रक्चर्ड जहां पे डेटा हो, जहां पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, पेज इंडेक्स बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। आप वहां पे अपनी पुराना वाला जो वेक्टर आएगा उसको प्रयोग करो। इंटरनेट के अंदर जो मैक्सिमम डेटा है वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, जिसका कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, तो जो हमारे ट्रेडिशनल रैग सिस्टम है वो जीत जाते हैं। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप स्ट्राइक के अंदर एनरोल होना चाहते हैं, हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है 25 मई से, जो कि आज लास्ट डे का ऑफर है, थंडर बैच, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट को, उसके साथ ही हम सिस्टम डिजाइन और सिक्योरिटी, और इसका डिटेल सिलेबस मैंने यहां पे दे रखा है। आज रात 12 बजे तक इसका प्राइस 4499 होने वाला है, उसके बाद प्राइस जंप कर जाएंगे। अगर आपको एनरोल करना है आप बिल्कुल एनरोल करो। 90 दिन के अंदर हम पूरे कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। अब जो मेन लड़ाई अब फ्यूचर की है वो है सिस्टम डिजाइन के ऊपर, कि अगर आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशन है तो आपके सिस्टम के लिए कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट होगा। हमेशा आंख बंद करके किसी भी एक सॉल्यूशन को जंप अप नहीं करना। रियल वर्ल्ड में हमारे डेटा जब भी हम किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं उनका मिक्सर होता है। अभी मैं फ्यूचर में एक और वीडियो बनाऊंगा जहां पे हम वेक्टर रैग और जो हमारा पेज इंडेक्स है और ग्राफ रैग है, इन तीनों का मिक्सर का इस्तेमाल करके हम अपने सॉल्यूशन को बिल्डअप भी करते हैं। वो सॉल्यूशन, वो माइंड मैप कैसे बनेगा, तो वो सारा थॉट प्रोसेस में आपको इसके अंदर लेके जाऊंगा कि कैसे हम बेस्ट रिजल्ट लेते हैं, कैसे हम चीजों को इंटरनली पढ़ते हैं। तो वो सब कुछ हम इसके अंदर कवर करेंगे। हफ्ते में 4 दिन क्लासेस होंगी, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को रात 9 बजे 2-2 घंटे की क्लासेस। तो भैया 90 दिन में आप जीरो से हीरो बन जाओगे। प्री रिक्वेस्ट इसकी HTML और CSS होगी। तो चलिए फिर मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।